So hi guys, welcome to Edu Burma. Today in this video we will discuss M. Lakshmikant chapter second making of the constitution. तो फर्स्ट टाइम अगर कोई था जिसने आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए तो वो थे मनवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में दिया था इन्होंने आइडिया। तो ये थे लीडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। अगले ही साल क्या हुआ, इन्हीं से इंस्पायर होके इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी डिमांड किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश होनी चाहिए। फिर 2 साल बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए वो आउटसाइडर के बिना बनना चाहिए और जो उसमें मेंबर्स होने चाहिए वो इलेक्ट होने चाहिए एडल्ट फ्रेंचाइजी पे। अब क्या हुआ, 2 साल बाद फिर 1940 में लॉर्ड लिलिंथगो ने इंट्रोड्यूस किया अगस्त ऑफर। उन्होंने उसमें आईएनसी की डिमांड एक्सेप्ट करी कि हाँ, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एस्टेब्लिश होगी। बट उस टाइम क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। उन्होंने बोला जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो जाएगा तब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। बट उसमें एक ऐसा प्रोविजन भी लिखा हुआ था अगस्त ऑफर में कि आपको डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा सून, वॉर के बाद। बट फिर आईएनसी ने जब पढ़ा वो प्रोविजन तो उन्होंने सोचा ये क्या बात हुई। हमने तो 1929 में ही पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और जो डोमिनियन स्टेटस की क्या बात कर रहे हो आप लोग। तो इसी वजह से आईएनसी ने टोटली रिजेक्ट कर दिया अगस्त ऑफर। फिर उसके बाद फिर 2 साल बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आया। उसने फाइनली बोला कि हाँ, आपकी वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसमें मेंबर्स इलेक्ट होंगे प्रोविजनल असेंबली से, पीआरएसटीवी मेथड से, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स के भी मेंबर आएंगे, नॉमिनेट होंगे। पर क्या, इफ एनी जो प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस है अगर वो नहीं चाहते कि वो इंडियन यूनियन ज्वाइन करें तो वो अपना सेपरेट यूनियन भी बना सकते हैं और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं। तो इसी वजह से फिर ये मिशन भी फेल्ड हो गया। इंडिया ने बोला ये पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। लॉर्ड लिलिंथगो ने भी पता नहीं क्या फालतू बातें लिखी, क्रिप्स ने भी पता नहीं क्या लिख दिया ये। तो फिर फाइनली क्या हुआ, फिर 2 साल बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसमें मेंबर थे पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। उन्होंने फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरे डिटेल में बताया कि ऐसे ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम बना रहे हैं। मार्च 1946 में ये आ गए थे इंडिया में। उन्होंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी जिसमें टोटल स्ट्रेंथ होगी 389 मेंबर्स, जिसमें से 296 मेंबर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से रहेंगे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट्स के होंगे, राजा वगैरह लोग। 296 में से 292 मेंबर्स जो है 11 प्रोविंस से आएंगे, ये सारी प्रोविंस लिखे हैं। और 4 मेंबर्स आएंगे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से, दिल्ली, अजमेर वगैरह से। अब हुआ क्या, उन्होंने क्रिप्स मिशन में बहुत सारे प्रोविजंस भी लिखे थे कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी। तो वो क्या थे प्रोविजन, वो ये है। उन्होंने उसमें लिखा था कि हर प्रोविंस प्रिंसली स्टेट और प्रोविंस को अलॉट की जाएगी सीट प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन। एक सीट मिलेगी 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, एक सीट पर 10,000 पॉपुलेशन के साथ सीट्स अलॉट होंगी हर एक ब्रिटिश प्रोविंस को। और मुस्लिम, सिख्स और जनरल के बीच भी सीट अलॉट होंगी, उनको भी सीट मिलेंगी। ईच कम्युनिटी, अब जो जैसे सिख कम्युनिटी है वो एक रिप्रेजेंटेटिव चुन ले अपने कम्युनिटी का, वो भी पीआरएसटीवी मेथड के थ्रू। अब पीआरएसटीवी मेथड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ स्टेट। थस असेंबली वाज पार्टी की पार्टी इलेक्टेड भी थी और पार्टी नॉमिनेटेड भी थी। प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर भी आ रहे थे और जो कम्युनिटीज थी बाकी सिख कम्युनिटी, मुस्लिम, इनसे इलेक्ट होकर भी आ रहे थे। अब हुआ क्या, 24 जून 1946 में और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो क्रिप्स कैबिनेट मिशन था ये इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ, इलेक्शन होने थे, एक्सेप्ट तो कर लिया, अब इलेक्शन होने थे। इलेक्शन की डेट रखी गई जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में। अब हुआ क्या, इलेक्शन हुए। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें जीत ली और मुस्लिम लीग में 73 सीट्स जीती। और जैसे स्मॉल इंडिपेंडेंस ग्रुप्स थे, कम्युनिटी वगैरह, उन्होंने 15 सीट। तो कुल मिला के 296 टोटल सीट हो गई, 296 मेंबर हो गए। और प्रिंसली स्टेट्स जो थे 93, उन्होंने डिसाइड किया कि हम तो दूर ही रहेंगे भैया, हमें कोई मतलब नहीं।
अब असेंबली में बहुत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, इन लोग के एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, एससी, एसटी, ये सब भी इंक्लूडेड थे मेंबर्स। अब क्या हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें 207 मेंबर्स थे, अटेंड किया था जिन्होंने। और मुस्लिम लीग ने जो है बायकॉट कर दी थी असेंबली, और उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, हमें तो भाई पाकिस्तान चाहिए, अलग अपना यूनियन चाहिए हमें, और हम अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अब हुआ होता क्या था, फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से अ, कोई भी असेंबली बनती है तो उसका प्रेसिडेंट तो बनता ही है, कोई चेयरमैन तो बनता ही है। तो फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से उसमें होता क्या था कि जो भी असेंबली में सबसे ओल्ड ओल्ड पर्सन है, उसी को जो है चेयरमैन बनाते थे। तो उस टाइम ऐसी टेम्परेरी चेयरमैन बना दिया गया डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा को। फिर 2 दिन बाद परमानेंट चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वाइस प्रेसिडेंट बने एस सी मुखर्जी, और सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने वीटी कृष्णमाचारी। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जनरली एक मतलब ऐसे कुछ उन्होंने इतने पॉइंट्स दिए 5-6, कि जो मतलब अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओगे उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए, इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो उसमें कुछ मतलब क्या क्या था उसमें, तो विजन्स थे उनके, फंडामेंटल्स थे, फिलोसॉफी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो मैंने बताया। तो क्या था उसमें, उन्होंने पहली लाइन बोली थी कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए, जिसमें ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज हों, प्रिंसली स्टेट्स हों, जो कि अगर इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं तो ही। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करेगा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जस्टिस टू ऑल सिटीजन, ठीक है, जैसे प्रियम्बल में है डिस्कस। इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटी की, फ्रीडम होना चाहिए थॉट्स का, एक्सप्रेशन का, बिलीफ का, फेथ, वर्शिप, पब्लिक मॉरलिटी एंड एसोसिएशन बनाने का। इंडिया शैल बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होना चाहिए। इंडियन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोवाइड करेगा एडिक्वेट सेफगार्ड माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। जो हमारी टेरिटरी की रिपब्लिक टेरिटरी है हमारी, और जो उसके सॉवरेन राइट्स हैं लैंड पे, सी में और एयर में, वो सब उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहनी चाहिए। और जो हमारा जो अभी एशियंट इंडियन लैंड है, और उसने जो है एक अचीव की है राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस वर्ल्ड में, वो चाहता है कि वो फुल कंट्रीब्यूशन करे इन द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। अब क्या हुआ, ये जो रेजोल्यूशन था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये अनएनिमसली अडॉप्ट कर लिया गया सारे असेंबली में 22 जनवरी 1947 में। अनएनिमसली का मतलब होता है कि विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी ओपोजिशन के, सबने मान लिया गया हाँ यार सही बात है वो लिखी है इन्होंने, ये तो होनी चाहिए, तो अडॉप्ट कर लिया गया। अब क्या हुआ, उसमें लिखा था कि उन्हीं इससे इंस्पायर होके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से प्रिंसली स्टेट से सोचा कि भैया अब तो चलो हम भी नॉमिनेट कर दे रहे हैं, हाँ, इससे अलग मत रहो। तो फिर क्या हुआ, 20 फरवरी 1947 में क्लेमेंट एटली का इस स्टेटमेंट आया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से। उन्होंने बोला 30 जून फिक्स कर देना है पावर ट्रांसफर के लिए इंडिया एंड ब्रिटिश के लिए, और ब्रिटिश जो है लीव कर देंगे इंडिया सून जल्दी। अब क्या हुआ, वाइसरॉय जो वेवल्स थे उनकी जगह वाइसरॉय माउंटबेटन आ गया। 28 अप्रैल को 6 प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे, बड़ौदा का, बीकानेर के, जयपुर के, पटियाला, रेवा, उदयपुर के, जिन्होंने सोचा कि अब हम भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट बनना चाहते हैं। और कुछ मेंबर्स थे मुस्लिम लीग्स के इंडियन डोमिनियन से, वो भी उन्होंने भी ज्वाइन किया। अब कुछ ऐसे मेंबर्स अलग भी थे, अलग जगह से, जिन्होंने इनसे दूर रहना चाहा, जैसे कि वेस्ट बंगाल के मुस्लिम लीग मेंबर, ईस्ट बंगाल के, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, सिलेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इन्होंने सोचा कि हम जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से दूर रहेंगे। अब क्या हुआ, 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया। उसमें उन्होंने बोला कि दो डोमिनियन बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, और दोनों की ही अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। और डेट ऑफ पार्टीशन फिक्स कर दी उन्होंने 15 अगस्त 1947। 18 जुलाई 1947 में जॉर्ज जॉर्ज सिक्स्थ जो किंग थे ब्रिटेन के, उन्होंने फाइनली अप्रूव कर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे कि इंडिया अलग एक डोमिनियन बन गया और पाकिस्तान अलग बन गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चेंज आया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद, वो जान लेते हैं क्या क्या चेंज आया। सबसे पहले तो हुआ क्या कि असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई,
और एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसको बोला गया फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब जो ये बनी थी वो असेंबली बनी थी, वो कोई भी जो लॉ बनाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको अबॉलिश कर सकती थी और उसको चेंज कर सकती थी, ऐसा पावर उसको मिल गया। अब व्हेन असेंबली मेट एंड अब हाँ, दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली पार्लियामेंट बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो जब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह मिलती है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक बॉडी के सब इकट्ठे होते हैं, तो उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती है, बैठक होती है, तो उसके चेयरमैन होंगे जीवी मावलांकर। फर्स्ट टाइम अगर जो हेल्ड हुई थी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह, तो वो 17 नवंबर 1947 में। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ये सब मेंबर्स ने विथड्रॉ कर लिया था, तो कंपोजिशन में चेंज आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब क्या हुआ, अ, पहले डिसाइड हुई थी जो स्ट्रेंथ वो 389 थी, जो कि ब्रिटिश प्रोविंस की थी, और 93 पीपल्स प्रिंसली स्टेट्स से थे। बट क्या हुआ, सिर्फ 229 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंस के बचे थे, और 93 में से बहुत से लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था, तो 70 प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर बचे। तो टोटल अगर हम बात करें 229 प्लस 70, तो 229 बनी टोटल स्ट्रेंथ आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947 में। अब गाइस आप कमेंट में बताइए कि नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया था। और नेशनल एंथम और नेशनल एंथम जो हमारा जन गण मन है, और वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है, इसको भी अडॉप्ट कर लिया गया 24 जनवरी 1950। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर लिया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल 11 सेशन हुए। पहला सेशन मैंने बताया 9 दिसंबर को हुआ था, और लास्ट सेशन हुआ 24 जनवरी 1950 में। और कितना समय लग गया वो लिखा गया है यहाँ पे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। टोटल एक्सपेंस जो आया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में वो था 64 lakhs। अब असेंबली ने जो है बहुत सारी कमेटियां अपॉइंट की थी जो डील करेंगी डिफरेंट टास्क कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो अगर हम टोटल की बात करें, मेजर कमिटीज थी 8 और माइनर कमेटी थी 13। मेजर कमेटी मेजर्स कमेटी की बात करें तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और कमीशन फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स कमेटी, इन तीनों के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडवाइजरी कमेटी एडवाइजरी कमेटी थी जो फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज पे, ट्राइबल्स पे, जो स्टेट्स की, तो उसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अब जो सारी कमिटीज थी ना, उनको सबमिट करनी थी उनके रिकमेंडेशन इसी कमेटी को, सब सारी कमेटियों को, इसको, और ये बनाएगी, ये ड्राफ्ट करेगी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 में। उसमें टोटल 7 मेंबर थे, विथ चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसने पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया फरवरी में 1948 में। और 6 मंथ दिए कि आप डिस्कस कर लें, सब लोग डिस्कस कर लो, और अगर कोई अमेंडमेंट है तो उनको बताओ। तो फिर अमेंडमेंट तो जनरली हो गई, क्योंकि इतना बड़ा काम है, अमेंडमेंट तो होंगी। तो फिर क्या हुआ, सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ अमेंडमेंट के साथ, बहुत सारे अमेंडमेंट किए होंगे। तो सेकंड ड्राफ्ट आया अक्टूबर 1948। फिर क्या हुआ, फाइनल ड्राफ्ट आया नवंबर 4 नवंबर 1948 में। असेंबली ने फिर क्या हुआ, जब पूरा फाइनल ड्राफ्ट बन गया, तो फिर अब बात आती है रीडिंग की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली रीडिंग की, जिसमें सिर्फ जनरल डिस्कशन हुआ 5 दिन तक। और फिर सेकेंड रीडिंग हुई 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक।
उसमें क्या हुआ, सिर्फ क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग हुई। पहले जनरल डिस्कशन से हुआ था, अब क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग हुई। अब क्लॉज बाय क्लॉज करने से क्या हुआ कि 7653 अमेंडमेंट जो है प्रपोज हुए, जिसमें से 2473 अमेंडमेंट एक्चुअल में डिस्कस किए गए। अब क्या हुआ, सेकेंड रीडिंग के बाद थर्ड रीडिंग हुई नवंबर 14 1949 में। अब एंड द असेंबली ने फाइनली पास कर दिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मोशन 26 नवंबर 1949 में। इससे क्या हुआ, टू जो मैंने बताया आपको 299 मेंबर्स थे टोटल, उसमें से 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। और फाइनली गाइस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, वो अडॉप्ट हुआ, इनेक्ट हुआ एंड पास हुआ। कब, 26 नवंबर 1949 में। जिसमें टोटल ओरिजिनली अगर बात करें तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे विथ प्रियम्बल। और अगर हम आज की बात करें करंटली की, तो आज के समय में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, और प्रियम्बल तो है ही। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, ऑन 19 नवंबर 2015 को इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 26 नवंबर जो हमारा जो जिस दिन हमने अडॉप्ट इनेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाएंगे, डे सेलिब्रेट करेंगे, संविधान दिवस। अब टोटल 15 आर्टिकल्स जो थे रिलेटेड टू सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविंशियल पार्लियामेंट एक्सेट्रा, जैसे ये सब उसी दिन फोर्स हो गए थे जब वो इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में। बट रिमेनिंग जो पार्ट था वो केम इनटू फोर्स, वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब लागू हुआ हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में। क्यों हुआ ऐसा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि 26 तारीख को ही दिसंबर में, 26 दिसंबर के आसपास 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था लाहौर सेशन में। तो और दूसरी बात, देखो पहले 1929 में दिसंबर में लाहौर सेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया आईएनसी ने। फिर उसके एक महीने बाद 26 जनवरी वाले दिन ही 1930 में जो है पब्लिकली अनाउंस हुआ, आईएनसी ने अनाउंस किया कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पब्लिकली अनाउंस किया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन फ्लैग होस्ट किया रावी रिवर के बैंक के पास, और सेलिब्रेट होने लगा पूर्ण स्वराज डे। ड्यू टू दिस 26 जनवरी 1950 रेफर करने लगे हम कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। अब क्या हुआ, 8 जुलाई 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट करी 8 मेंबर की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, कि वो प्रिपेयर करेंगे मटेरियल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी पता होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के तैयार हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि ऐसे कुछ कुछ बातें बोली। तो वो क्या बातें थी, कुछ ने बोला कि ये एक सॉवरेन बॉडी नहीं है क्योंकि ब्रिटिश प्रपोजल के थ्रू क्रिएट हुई है, और जो सेशंस हुए हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से हुए हैं। कुछ ने बोला कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है क्योंकि इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं। कुछ ने नाजिरुद्दीन अहमद थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर, उन्होंने बोला कि ये टाइम कंज्यूमिंग था बहुत। अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सिर्फ 4 महीने लगे थे, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना समय लग गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन। और उसने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी भी बोला था। और कुछ ने बोला था कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस से है। कुछ ने बोला था वो लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने बोला था कि ये बॉडी ऑफ हिंदूज की है। कुछ ने बोला था कि ये डोमिनेटेड बाय लॉयर्स पॉलिटिशियन, इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन इतना बल्कि है और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल रहा, सील रही, उसको एलिफेंट को चूज किया गया एज अ सिंबल। बीएन राव जो थे उनको अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एचबीआर अयंगर को अपॉइंट किया गया। एस एन मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे वो कैलीग्राफर थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने इटैलिक स्टाइल में लिखा था। जो डेकोरेटर थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने ब्यूटीफाई किया था, वो थे नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। जो
देवहर राम मनोहर सिन्हा थे, उन्होंने डेकोरेट किया था और ऑर्नामेंट किया था प्रेम्बल को। और कैलीग्राफ तो आपको पता ही है, रायजादा ने किया था। वसंत कृष्ण वैद्य थे, इन्होंने हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, कैलीग्राफ किया था। और डेकोरेट तो नंदलाल बोस ने किया था हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन। अब सो गाइस, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है बुक का, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ लीजिए। तो यही रहा चैप्टर। तो अब बात करते हैं जो क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है, वो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है। सो यही रहा पूरा चैप्टर गाइस। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। These things motivate me to create more such videos. Thank you guys. Have a nice day.